में हल्का सा क्रैक वगैरह आ गया तो उसका रेजिस्टेंस वगैरह कम हो जाता है। पर स्टील प्रॉप यूनिफॉर्म लगभग जो है यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस आपको देता है माइंस में। स्टील प्रॉप हैज ग्रेटर अल्टीमेट स्ट्रेंथ देन टिम्बर। स्ट्रेंथ की बात भी करें तो स्टील प्रॉप का जो स्ट्रेंथ होता है टिम्बर प्रॉप से ज्यादा होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकवरी ऑफ स्टील प्रॉप एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स रीयूज इज ग्रेटर। मतलब क्या है कि स्टील प्रॉप्स को निकाल कर उसका रीयूज करने का जो चांसेस है काफी ज्यादा हाई रहता है। लेकिन जो अपना प्रॉप होता है लकड़ी का प्रॉप, ठीक है, उसको अगर आप निकालते हैं तो क्या होता है कि उसमें डैमेज भी हो सकता है, टूट गया तो फिर उसको यूज भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट लैगिंग। लैगिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टिम्बर जनरेट निकालेंगे और टूट गया, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना कि रीयूज वैल्यू बहुत कम है, दोबारा से इसको इस्तेमाल, ठीक है, कौन सा, टिम्बर वाला प्रॉप को दोबारा से इस्तेमाल करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि निकालने के दौरान हल्का से भी डैमेज हुआ तो उसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन स्टील प्रॉप में ये समस्या नहीं है, निकालने के बाद उसको आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी इसका लंबा लाइफ भी होता है, वो लाइफ भी बोल सकते हैं कि स्टील प्रॉप का ज्यादा लाइफ रहता है। यही फोर्थ पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि स्टील प्रॉप डज नॉट डिटोरिएट टू एक्सटेंट टिम्बर डज। मतलब जितना समय तक टिम्बर जो है खराब नहीं होगा उससे ज्यादा समय तक जो है स्टील प्रॉप खराब नहीं होगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि लाइफ जो होता है स्टील प्रॉप का वो टिम्बर प्रॉप से ज्यादा होता है। और टिम्बर प्रॉप को पता ही है दुनिया भर का वहाँ पे बीमारी हो सकता है, ड्राई रॉट है, सैप रॉट है, क्रॉस ब्रेक भी होता है, ठीक है। तो 10 तरह का वहाँ पे प्रॉब्लम है कि पानी के संपर्क में आ गया तो वेट रॉट हो जाएगा, पूरा सूखा हुआ है तो ड्राई रॉट हो जाएगा। तो ये सब जो डीके होता है ना टिम्बर में होता है, और स्टील प्रॉप में इस तरह का डीके नहीं होता है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दे आर इनकम्बस्टिबल, मतलब वो जलते नहीं है कि नहीं है, जलते नहीं है तो बहुत बड़ा फायदा है। जहाँ पे आग लगा हुआ है, ठीक है, अब मान के चलिए वहां पे लकड़ी वाला प्रॉप लगा दिए तो क्या होगा, आग फैल सकता है। पर अगर हम लोग रिजिड स्टील प्रॉप वहां पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर उससे हमको कोई नुकसान नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि स्टील प्रॉप का हमेशा फायदा ही फायदा है ओवर टिम्बर प्रॉप। स्टील प्रॉप का कुछ नुकसान भी है। पहला नुकसान क्या है कि लार्ज प्रॉप्स आर डिफिकल्ट टू टाइटन अगेंस्ट द रूफ एंड मे देयरफॉर बी नॉक्ड आउट। लार्ज प्रॉप जो बड़े बड़े प्रॉप्स होते हैं ना उनको रूफ के अगेंस्ट टाइट करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, काफी हैवी होता है उनको खड़ा करना। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इसको ना इंस्टॉल करने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मैन पावर का भी हो सकता है। अब लकड़ी का प्रॉप उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए, 3 आदमी चाहिए, लेकिन वही अगर लोहा वाला रहेगा प्रॉप, स्टील वाला प्रॉप रहेगा तो उसको ज्यादा आदमी चाहिए क्योंकि ज्यादा भारी रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो मेजर डिफरेंस है या बोल सकते हैं मेजर जो फायदा है लकड़ी वाले प्रॉप का, वो ये है कि लकड़ी वाले प्रॉप्स आपको वार्निंग देते हैं। अगर चाल का वजन ज्यादा आ रहा है ना तो लकड़ी के प्रॉप्स आपको वार्निंग दे देंगे, लेकिन स्टील प्रॉप आपको कोई भी वार्निंग नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि सिंपल स्टील प्रॉप कैन नॉट बी यूज इन सिम्स ऑफ वेरिंग थिकनेस, कटिंग ऑफ लॉन्ग प्रॉप एंड टर्निंग इट्स फ्लैंजेस कैन नॉट बी डन एट द साइट ऑफ इरेक्शन। चौथा एक और इम्पोर्टेंट बात बताया गया है कि अगर मेरा सिम का थिकनेस जो है अनइवन है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, मान के चलिए इस तरह से, तो जहाँ पे कम सिम का थिकनेस होगा वहां पे छोटा गैलरी हाइट रहेगा, वहाँ हमको छोटा प्रॉप चाहिए। जहाँ पे ज्यादा हाइट रहेगा वहां पे ज्यादा हमको लेंथ का प्रॉप चाहिए। तो लकड़ी है तो लकड़ी को काट के छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी आप वेरिएबल थिकनेस वाले सिम में भी आप उसको आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं लकड़ी वाले प्रॉप को। लेकिन यही अगर मेरा स्टील प्रॉप है ना तो दिक्कत होता है। उसको कैसे काटिएगा, फिर वेल्डिंग करना थोड़ी ना है कि तुरंत से गैस कटर लेके जहाँ पे साइट ऑफ इरेक्शन है, जहाँ पे आपको खड़ा करना है वहीं पे आप काट सकते हैं। फिर आपको दूर लेके जाना होगा, फिर उसको कटिंग कीजिए तो मैं काफी लंबा टास्क हो जाता है। तो ये सब चीज आपको टिम्बर प्रॉप में फायदा है कि अगर वेरिएबल थिकनेस का सिम है तो फिर आप आराम से प्रॉप को काट के, ठीक है, आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द गैलरी, पर इसको नहीं कर सकते काट के, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड स्टील प्रॉप। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, स्टील प्रॉप आर टू टाइप्स पढ़े थे ना। अभी हम लोग क्या पढ़े थे जी, स्टील प्रॉप जो थे वो हमारे 2 टाइप के थे ना, जस्ट अभी हम लोग पढ़े। पहला को क्या बोले थे, रिजिड प्रॉप। जो नॉर्मल प्रॉप जो नॉर्मल स्टील के प्रॉप होंगे उनको बोलेंगे रिजिड प्रॉप। जो अपनी जो ऊंचाई है, जो अपनी लेंथ है, वो रूफ के लोड के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको बोलेंगे रिजिड प्रॉप।
और दूसरा क्या है, वो है यील्डिंग प्रॉप। यील्डिंग प्रॉप बताएं, वैसे प्रॉप जो अपनी लंबाई चाल के वजन के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, उनको बोलेंगे यील्डिंग प्रॉप। यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ मिलेगा। एक्सटेंसिबल नॉन रिजिड प्रॉप्स और यील्डिंग प्रॉप्स are used in this country and are manufactured indigenously. They are of two types, friction and hydraulic. बोला गया है कि नॉन रिजिड प्रॉप्स भी इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम यहाँ पे देखिए नॉन रिजिड प्रॉप भी है। नॉन रिजिड प्रॉप, यील्डिंग प्रॉप का दूसरा नाम में इसका निर्माण भी होता है, सारी कंपनियां जो बनाती है। और ये जो अपना यील्डिंग प्रॉप होता है, देयर आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं वो। पहला को बोलेंगे फ्रिक्शन प्रॉप और दूसरे को बोलेंगे हाइड्रोलिक प्रॉप। फ्रिक्शन प्रॉप किसे बोलेंगे? फ्रिक्शन प्रॉप में क्या होगा कि कोई भी हाइड्रोलिक कॉइल इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी तेल इस्तेमाल नहीं होगा, नाम ही इसका क्या है, फ्रिक्शन। तो एक तरह से फ्रिक्शन के सिद्धांत पे ये काम करेगा। फ्रिक्शन के सिद्धांत पे कैसे काम करेगा? जैसे कि हमारा दूरबीन काम करता है। बच्चा दूरबीन देखें, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखे होंगे तो देखिए, देखते होंगे जैक स्पैरो के पास एक दूरबीन रहता है, छोटा सा रहता है इस तरह से, देखिए। और उसको ऐसे खोलता है तो ये क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। देखे कि नहीं देखे ये वाला? याद है, मूवी देखे होंगे तो फिर पता रिलेट कर पा रहे होंगे। यस सर, यस सर, देखे हैं सर। हाँ सर, हाँ सर। तो ये किस आधार पे काम करता है? फ्रिक्शन के आधार पे काम करता है, कि इसका जो आउटर वाला जो एक तरह से बोल सकते हैं टेलीस्कोप है, और जो इनर वाला टेलीस्कोप होता है, इन दोनों के बीच में घर्षण के कारण जो है, ये इसको ऊपर में प्रेशर देते हैं हाथ से, तो ये अंदर चला जाता है कि नहीं है? कैसे चला जा रहा है? क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन है तभी चला जा रहा है कि नहीं है? और ये खड़ा भी उसी तरह है, फ्रिक्शन है तब तो एक बार ऐसे खींच दिया तो वहां पे खड़ा हो गया। जब तक उसके बाद इस पे ऊपर से वजन नहीं डालेंगे तब तक ये अंदर जाएगा नहीं, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो कोई भी चीज को अगर मान के चलिए टेलीस्कोपिक रखते हैं, इसके अंदर ही एक और छोटा सा मान के चलिए टेलीस्कोप, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो इसको जैसे ही खींचते हैं ना वैसे ही नीचे आ जाता कि नहीं आ जाता? हाँ फ्रिक्शन नहीं सर। रहता तो अचानक आ जाता नीचे, ऊपर उठता ही नहीं है। तो ये फ्रिक्शन के कारण एक तरह से ये सपोर्ट कर रहा है। प्रॉप भी एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि माइस में प्रॉप एक ऐसा होता है जिसमें क्या है कि दो सिलेंडर होते हैं, मतलब इस तरह से एक टेलीस्कोपिक टाइप का होते हैं, इस तरह से। एक बार इसको खींच दिए, जब तक इसमें लोड जो है, ठीक है, ज्यादा नहीं आएगा तब तक ये नीचे होगा ही नहीं। तो ये भी क्या है, फ्रिक्शन के कारण ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। ऊपर वाला जो एक तरह का बोल सकते हैं प्रॉप है, टेलीस्कोपिक प्रॉप, इसके अंदर है, तो ये फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्रिक्शन प्रॉप। ठीक है, फ्रिक्शन प्रॉप कौन से सिद्धांत पे काम करता है? फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए इसका नाम है फ्रिक्शन प्रॉप। एक कंपनी है एमएमसी, ठीक है, दुर्गापुर में, जो FP3 सीरीज का नाम से बहुत सारा टेबुलर ट्यूबुलर फ्रिक्शन प्रॉप बनाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाइड्रोलिक प्रॉप। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रॉप का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, MAMC के द्वारा निर्माण किया हुआ डाउंटी प्रॉप है, और TU40 प्रॉप है। TU40 प्रॉप दूसरा कंपनी बनाता है, उषा टेलीहॉर्स लिमिटेड। और MAMC द्वारा बनाया जाने वाला जो हाइड्रोलिक प्रॉप का नाम है वो डाउंटी प्रॉप है। नाम याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि yielding props are two types, friction props and hydraulic props. Friction props work on the principle of friction, फ्रिक्शन के कारण ये प्रॉप जो है काम करते हैं। और हाइड्रोलिक प्रॉप में क्या होता है, एक हाइड्रोलिक कॉइल होता है, तो हाइड्रोलिक कॉइल से ही वो सारा प्रेशर वगैरह जो है रूफ में वो एग्जर्ट करता है प्रॉप, इसलिए इसका नाम भी क्या है, हाइड्रोलिक प्रॉप है। आगे जानेंगे कि हाइड्रोलिक प्रेशर सॉरी हाइड्रोलिक प्रॉप में जो हाइड्रोलिक कॉइल होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक इमल्शन जनरली इसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक इमल्शन बोलते हैं, उसमें हाइड्रोलिक कॉइल और पानी का मिश्रण होता है, उसका रेशियो क्या होता है ये भी जानेंगे आगे। पर फिलहाल के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सेटिंग लोड। ठीक है, सेटिंग लोड डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यील्डिंग लोड या फिर यील्ड लोड। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लोड बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इतना मेन मेन चीज हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, व्हाट इज सेटिंग लोड, यील्ड लोड एंड लोड बेयरिंग कैपेसिटी। सेटिंग का नाम से ही पता चल रहा है, सेट कर रहे हैं कोई चीज,
है कि नहीं, अपने मैनुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द टर्म सेटिंग लोड इज यूज्ड फॉर दैट लोड विच बाय मीन्स of a setting device is imparted to a yielding prop, purpose being to ensure that the support is firmly in the place and can resist lateral pressure due to the passage of the face machinery. In other words, setting load is a reaction of offered by the prop to the starter. It is applied to a prop before its yoke is tightened, and it is considered essential that it should not be less than 4 tons in a seam of moderate thickness that is above 1.2 meter. The setting load does not affect the load characteristic of the prop. बहुत लंबा लंबा चीज दिया हुआ है, पर हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। सेटिंग लोड एक वह लोड है जो हम लोग सेट करते हैं, उसके लिए एक डिवाइस आता होगा, कुछ घुमाना मैनुअली, कुछ हम लोग घुमाते होंगे, कोई डिवाइस आता है, उसके कारण हम लोग सेट कर दिए कि हाँ चलिए 15 टन लोड कर दिए, 10 टन लोड कर दिए। ठीक है, ये हो गया सेटिंग लोड। जब मशीन को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब जो भी मेरा यील्डिंग प्रॉप है, चाहे वो हाइड्रोलिक हो चाहे वो फ्रिक्शन हो, कोई सा भी यील्डिंग प्रॉप हो, हम जिस जगह पे इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक वैल्यू सेट कर देते हैं कि हाँ इतना लोड जो है हम आपको इतना जो है इतना कम से कम ये रजिस्ट करेगा। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि एक तरह से सेटिंग लोड क्या है, सिंपल बोला गया है, सेटिंग लोड इज द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द प्रॉप टू द स्टार्टर। सेटिंग लोड वह लोड है जो प्रॉप के द्वारा एक तरह से रेजिस्टेंस स्टार्टर को दिया जा रहा है। हम लोग क्या किए, यहाँ पे मेरा प्रॉप, ये जैसे कि यहाँ में मेरा गैलरी है, ये मेरा रूफ है, दिस इज फ्लोर, और यहाँ मेरा कोई बिल्डिंग प्रॉप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोड कर दिए, सेट कर दिए 5 टन। ये 5 टन का जो है एक तरह से वो रेजिस्टेंस स्टार्टर को दे रहा है। ठीक है, ये 5 टन का स्टार्टर जो है ना, 5 टन का स्टार्टअप ये क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक माइनिंग का क्लास है ना भाव? माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, चालू है। माइक ऑफ कर, चालू हो गया। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है, इसमें होता है एक योक, इसको टाइट किया जाता है, यहाँ पे रहेगा क्या, एक योक, जिसे खींच देते हैं ना, प्रॉप को लंबा करना है तो क्या, फ्रिक्शन वाला प्रॉप जैसे कि हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन के प्रॉप के केस में क्या होता है कि खींच दिए प्रॉप को, जितना हमको लेंथ लंबा करना है, उसके बाद हम सेट लोड कर दिए कि 5 टन हुआ, और इस योग को टाइट कर दिए। टाइट इसलिए कहिए कि नॉर्मल अपने आप जो है नीचे गिर ना जाए, एक्सटेंशन वाला रहता है ना अपना फ्रिक्शन प्रॉप, तो योग को क्या करते हैं, टाइट कर देने करते हैं सेट, लोड सेट करने के बाद। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेटिंग लोड, मतलब जो हम लोग सेट कर रहे हैं, जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं किसी प्रॉप को, यील्डिंग प्रॉप को। ठीक है, तो वहां पे हम लोग अपने से जो लोड सेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेटिंग लोड। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि यील्डिंग लोड, यील्डिंग लोड इज दैट लोड ऑन अ प्रॉप एट विच अपर मेंबर बिगिन टू स्लाइड। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लीजिए क्या है कि इट इज दैट लोड ऑन द प्रॉप, प्रॉप पे वो लोड है जिस पर जो अपर मेंबर है बिगिन टू स्लाइड। देखिए, सेटिंग लोड और यील्डिंग, सॉरी सेटिंग लोड और क्या था, यील्डिंग लोड ना, में क्या मेजर डिफरेंस है। ये रहा मेरा, एक ही डायग्राम बनाते हैं, मतलब एक ही जगह बना देते हैं दो दो डायग्राम। ये मेरा रूफ एंड फ्लोर है एज यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज दिस इज मेरा यील्डिंग प्रॉप है। ठीक है, अभी हम क्या किए ना, जब इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या किए, लोड सेट कर दिए कि हाँ ये 4 टन। ठीक है, हाँ ये 4 टन जो है, ये हम लोग सेट कर दिए, इसको बोल दिए सेटिंग लोड। अब क्या करेगा कि ये 4 टन का रेजिस्टेंस जो है, 4 टन का रेजिस्टेंस जो है, ये प्रॉप देगा किसको, स्टार्टर को। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, मेरा प्रॉप दे रहा है। हम जो लोड किया ना सेटिंग लोड, सेटिंग लोड का मतलब वह लोड जो हम लोग प्रॉप में सेट किए हैं, जो प्रॉप किसको दे रहा है, स्टार्टर में एक रखा रेजिस्टेंस दे रहा है। ये क्या है, 4 टन का, ये सेटिंग लोड है। और अभी यील्डिंग लोड किसको बोल रहे हैं, इसी में डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ये गलत डायग्राम हो गया। ये कुछ ऐसा होगा।
अंदर दब जाएगा ना, तो ठीक है। यील्डिंग लोड क्या होगा? यील्डिंग लोड का मतलब जो लोड जो है किस पे लग रहा हो, प्रॉप पे लग रहा हो, किसके द्वारा, ऊपर से। ठीक है, यील्डिंग लोड का मतलब क्या है, ये है यील्डिंग लोड। यील्डिंग लोड का मतलब वह लोड जो प्रॉप पे लग रहा हो, जिससे जो इसका अपर मेंबर है, इस प्रॉप में दो मेंबर होंगे ना, चाहे फ्रिक्शन प्रॉप की बात करें, चाहे अपना हाइड्रोलिक प्रॉप के बारे में बात करें, मतलब कोई सा बिल्डिंग प्रॉप होगा, एक नीचे वाला मेंबर होगा, एक अपर मेंबर होगा, एक लोअर मेंबर, एक अपर मेंबर। ऊपर वाला पार्ट को बोल देते हैं अपर मेंबर, और नीचे वाला लोअर मेंबर। कोई इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि लोअर कौन है, अपर मेंबर कौन है। तो यील्ड लोड का मतलब वह लोड जो प्रॉप पे लगता है, जिसके कारण जो अपर मेंबर है वो लोअर मेंबर पे नीचे स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर जाता है, नीचे घसकना जो है स्टार्ट कर जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पे यील्ड लोड कौन लगा रहा है, स्टार्टर लगा रहा है। और यहाँ पे सेटिंग लोड कौन लगा रहा है, प्रॉप लगा रहा है। दोनों मतलब समझ में रहे हैं? सेटिंग लोड हम लोग लगा रहे हैं, जो प्रॉप लगाएगा किस पे, रेजिस्टेंस करेगा किस पे, स्टार्टअप पे। 4 टन मान के चलिए, तो 4 टन लगा रहा है, यूनिफॉर्मली लगा रहा है। यील्ड लोड क्या होगा, यील्ड लोड जो है वो स्टार्टा, यानी मेरा जो चाल है वो लगा रहा है किस पे, प्रॉप पे। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे मेरा ऊपर वाला जो पार्ट है प्रॉप का, वो नीचे वाले पार्ट में स्लाइड करना यानी घुसना स्टार्ट कर दे रहा है। तो जाहिर सा बात है कि जो सेटिंग लोड होगा, सॉरी, जो यील्ड लोड होगा विल बी ग्रेटर देन सेटिंग लोड। होगा कि नहीं होगा? सोचने वाली बात है। ये 5 टन होगा कि नहीं होगा, बताइए, या उससे ज्यादा होगा? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यील्ड लोड सेटिंग लोड से ज्यादा होगा, क्योंकि 4 टन तो दे ही रहा था इतना। अब जबकि अब ये नीचे कब क्यों हो जाएगा, ये नीचे कब हो सकता है, जब जो चाल का वजन है वो 4 टन से ज्यादा होगा, तब तो इसको नीचे कर रहा है। यस सर। यस सर। इसलिए सवाल क्वेश्चन में भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, yield load is greater than setting load is greater than yield load, no connection with them, both of these, या फिर none of these। इस तरह से सवाल आएगा, तो आंसर क्या होगा, yield load will always be greater than setting। ग्रेटर देन सेटिंग लोड। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो यही इसमें भी लिखा हुआ है कि यह वह लोड है प्रॉप पर, जिससे प्रॉप का ऊपर वाला जो मेंबर है बिगिंस टू स्लाइड, नीचे जो मूव करना स्टार्ट कर देता है। चाहे फ्रिक्शन प्रॉप की बात करें, चाहे अपना हाइड्रोलिक प्रॉप की बात करें, दोनों तो यील्डिंग प्रॉप ही है। Hydraulic props are specified by their yield load, example, a 20 टन prop, a 30 टन prop, etc। हाइड्रोलिक प्रॉप का जो हम लोग नामकरण करते हैं वो उसके यील्ड लोड के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल दिए ना 20 टन का हाइड्रोलिक प्रॉप है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें 20 टन लोड आएगा तब ये जो है स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर देगा। 30 टन लोड आएगा तो इसमें स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर देगा। In friction type of yielding prop, the yield load depends upon the force with which the clamps or wedges are tightened, but clamping load is not the same thing as yield load। फ्रिक्शन प्रॉप में क्या होगा, जो यील्ड लोड है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड हो रहा है, कि डिपेंड कर रहा है कि जो हम क्लैंप या वेजेस जो टाइट किए थे ना, जो आपको बताया था ना, एक क्या था, एक मेरा वो बताया था ना आपको, योक वगैरह टाइट करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन प्रॉप, जो हम बताया था ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट में फ्रिक्शन प्रॉप में से एक्सटेंड कर दिए और इसको यहाँ पे टाइट कर दिए, बताया था ना। तो कितना अच्छे से टाइट किए इसके ऊपर फ्रिक्शन प्रॉप में डिपेंड करेगा। अच्छे से टाइट करेंगे तो यील्ड लोड जो है ज्यादा आएगा, है कि नहीं है, क्या कि ज्यादा लोड तक वो क्या करेगा, रेजिस्ट कर लेगा। लेकिन अगर कम कम टाइट किया फ्रिक्शन प्रॉप में, ढंग से टाइट नहीं किए, तो क्या होगा, यील्ड, ठीक है, यील्ड यील्ड लोड मेरा कम आएगा, है कि नहीं है, क्योंकि तुरंत थोड़ा सा भी लोड में ये नीचे से रखना स्टार्ट कर देगा। तो यही बोला गया है कि फ्रिक्शन जो टाइप की जो प्रॉप्स होते हैं उनमें जो यील्ड लोड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि आप जो है क्लैम्प्स या जो वेज है वो कितना अच्छा से टाइट किए हैं कि नहीं किए हैं, है कि नहीं, उस पर ये डिपेंड करता है। क्योंकि फ्रिक्शन प्रॉप में क्या है, एक तरह का कुछ हमको टाइट करना रहेगा। हाइड्रोलिक प्रॉप में तो नीचे ऑयल रहता है, लेकिन फ्रिक्शन प्रॉप में क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। फ्रिक्शन प्रॉप में हमको टाइट करना रहता है, जैसे कि इस तरह से अपर मेंबर हो जाता था, ये अपर मेंबर, और नीचे जो है इस तरह से लोअर मेंबर रहता था। यहाँ पे हमको कुछ टाइट करना पड़ता है।
ठीक है, वेज क्लैम्प्स क्लैम्प्स वगैरह हमको टाइट करना होता है। जितना अच्छे से ये टाइट कीजिएगा उतना जल्दी जो है वो नीचे नहीं आएगा इसका अपर मेंबर, है कि नहीं है। ढंग से नहीं टाइट कीजिएगा तो जल्दी नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यील्ड लोड थोड़ा सा भी यानी कम भी रहेगा तभी नीचे आ जाएगा, नहीं यील्ड लोड कम हो जाएगा फ्रिक्शन प्रॉप में। तो एक तरह से किस पर डिपेंड कर रहा है यील्ड लोड फ्रिक्शन प्रॉप में, किस तरह से क्लैंप या फिर वेजेस को आप टाइट किए हैं इसमें। लेकिन ये मत कीजिए कि क्लैंपिंग लोड जो है यील्ड लोड बराबर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लैंपिंग लोड इज नॉट सेम एज यील्डिंग लोड, ये भी आपको याद रखना है। लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड लेने की क्षमता। अ प्रॉप इज दैट लोड bearing capacity of a prop is that load at which an axially loaded prop reaches to its elastic limit or at which it begin to buckle। एलबीसी का मतलब क्या होगा, एलबीसी का मतलब होगा उस प्रॉप का लोड लेने का हद, एक सीमा, जितना वो लोड ले सकता है उसी को बोलेंगे ना लोड बेरिंग कैपेसिटी। जैसे हम बोल दिए कि प्रॉप का 2 टन है 4 टन है तो उसका क्या होगा, क्षमता हो गया, उसके ज्यादा वो लेगा ही नहीं, टूट जाएगा, है कि नहीं है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक लिमिट का मतलब हुआ वह सीमा जहां से वो अपना पोजीशन रीगेन कर पाएगा। इस लिमिट से ज्यादा क्रॉस किया तो क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। यही होता है ना इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा किसी भी पदार्थ का वह सीमा जहां तक वो अपना पोजीशन लोड हटाने पे वापस रीगेन कर लेगा। इस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर हम लोग लोड कोई चीज में देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, फिर वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर जो है आपका वो लोड लेने लायक बचेगा ही नहीं, है कि नहीं। जैसे कि एक रबड़ रहता है ना, देखते हैं ना रबड़, इसको खींचिए, थोड़ा सा खींचिएगा, छोड़ दीजिएगा तो क्या वापस से अपना पोजीशन पे आ जाएगा। खींचते रहिए खींचते रहिए खींचते रहिए खींचते रहिए खींचते रहिए, यहाँ तक खींचने तक जो है ना ये वापस अपना पोजीशन रीगेन कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट इस रबड़ का। ठीक है, लेकिन इतना खींच दिए, इससे ज्यादा खींच दिए ना, इससे ज्यादा अगर खींच दिए तो क्या हो जाएगा, ये सीधा टूट जाएगा, फिर वापस अपना पोजीशन रीगेन नहीं कर पाएगा, अपना जो ओरिजिनल आपका वो सकते स्टेट था वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो वो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हो गया, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा। तो वही बोला गया है कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रॉप एक वह लोड होता है जिस पर जो लोड जो है अपना इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाता है, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं जिसके बाद वो जो है टूटना स्टार्ट कर देगा, उसको बोलेंगे लोड बेयरिंग कैपेसिटी। मतलब ऐसे भाषा में कौन से फैक्टर्स है सर ऐसे कि एलवीसी का जो मतलब उसका लिमिट क्रॉस होने के लिए? क्या बोले, एलवी कुछ तो फैक्टर्स रहते होंगे ना सर जो लिमिट तक पहुंचने के लिए आप बता रहे थे ना कि इलास्टिक लिमिट तक जाएगा करके। देखिए फैक्टर बहुत सारा है। जैसे कि मान के चलिए स्टील का है तो स्टील का किस सब बनावट है, कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है कि नहीं। लोड बेरिंग कैपेसिटी किस चीज मतलब किसी प्रॉप पे किस पर डिपेंड करे, किस तरह से आप उसको एक्चुअली रख मतलब किस तरह से आप उसको सही से आप उसको खड़ा किए कि नहीं खड़ा किए हैं, है कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा। किस मटेरियल का बना हुआ है कि नहीं है। तो ये सब चीज पे ही लोड बेरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगा, लोहा वाला चीज का। और लकड़ी वाला का तो बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करेगा लोड बेरिंग कैपेसिटी। लकड़ी वाला कोई अगर सपोर्ट है तो बहुत सारा चीज पे एलवीसी डिपेंड करेगा। लकड़ी वाला है तो किस प्रकार का लकड़ी है, मॉइस्चर है कि नहीं है, मतलब मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। टिम्बर जो बीमारी हो जाता है ना लकड़ी पे, देखे सैप रोड ड्राई रोड, इस पे भी डिपेंड करेगा, डायमीटर पे, लेंथ पे, बहुत सारा चीज पे एलबीसी टिम्बर वाले प्रॉप पे डिपेंड करेगा। नोट्स में हम लिखे भी हैं एलबीसी के बारे में, देखिएगा नोट्स वगैरह हम डाले नहीं है, माइंड सपोर्ट का हम डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो प्रॉप है उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, एक डायग्राम है। अर्ली बेयरिंग सर ये फ्रिक्शन प्रॉप कहाँ यूज होता है सर? फ्रिक्शन प्रॉप माइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, माइंस में इस्तेमाल करते हैं, पर जनरली फ्रिक्शन प्रॉप को भी बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। अब हाइड्रोलिक प्रॉप इससे बेटर ऑप्शन है, इसलिए फ्रिक्शन प्रॉप को भी नहीं बराबर इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं ना, इस तरह का होता है ये फ्रिक्शन प्रॉप। ये देखिए क्लैंप होता है, इसको हल्का सा खींच के देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको खींच दीजिए और यहाँ पे क्लैंप वगैरह लगा दीजिए। तो ये क्या होगा, जब तक इस पे वजन बहुत ज्यादा नहीं होगा तब तक ये नीचे सरकेगा नहीं। ठीक है, लॉकिंग पिन वगैरह रहता है, क्लैंप यूनिट रहता है वो। इसी के बारे में बात कर रहे थे कि फ्रिक्शन प्रॉप का जो यील्ड लोड है इसी के ऊपर निर्भर करता है कि क्लैंप वगैरह को अच्छे से आप बांधे हैं कि नहीं बांधे हैं, मतलब टाइट किए हैं कि नहीं किए हैं। अब आते हैं अर्ली बेयरिंग प्रॉप्स आर यील्डिंग प्रॉप्स विच एक्सेप्ट द मैक्सिमम लोड विद अ मिनिमम यील्ड।
अर्ली बेयरिंग क्रॉप्स आर यील्डिंग क्रॉप्स विच एक्सेप्ट द मैक्सिमम लोड विद अ मिनिमम यील्ड। ठीक है, कम से कम यील्ड में, कम से कम यील्ड में जो अधिक से अधिक लोड ले ले उसको अर्ली बेयरिंग क्रॉप्स बोलते हैं। अर्ली अर्ली बेयरिंग क्रॉप one which is capable of building up maximum load with a minimum yield, thus reducing to a minimum conveyance and bed separation। ठीक है, एक एक क्रॉप है जिसका नाम है अर्ली बियरिंग क्रॉप्स। अर्ली बियरिंग क्रॉप्स भी एक यील्डिंग क्रॉप्स ही होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द मैक्सिमम लोड विद द मिनिमम यील्ड, जो अधिकतम लोड लेते हैं लेकिन कम से कम यील्ड में, बोल सकते हैं कि कम यील्ड में ज्यादा लोड ले लेंगे। ठीक है, कम यील्ड में जो ज्यादा लोड लेते हैं उसको बोलते हैं अर्ली बियरिंग क्रॉप। इससे क्या होता है कि कन्वर्जेंस और बेड सेपरेशन दोनों जो है कम हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। इट एक्सर्ट अ रेजिस्टेंस व्हिच कंटिन्यूज टू इंक्रीज एंड इंक्रीज इन यील्ड। हाइड्रोलिक प्रॉप्स आर अर्ली बियरिंग प्रॉप। हाइड्रोलिक प्रॉप्स को भी अर्ली बियरिंग प्रॉप्स हम लोग बोलते हैं। हाइड्रोलिक प्रॉप्स के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है ये लोग? इसका इमल्सन के बारे में कि हमको अलग से बताना पड़ेगा? लिखा नहीं है शायद। ठीक है, इसका हाइड्रोलिक ऑयल वाला क्वेश्चन आता है और शायद इसमें ये लोग नहीं लिखा हुआ है। वैसे इतना डिटेल में सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे नहीं, पर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, लिखा हुआ है जी, ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है। चलिए, ये तो हो गया फ्रिक्शन एंड हाइड्रोलिक प्रॉप के बारे में। उसके बाद देखिए ये खत्म हो गया, उसके बारे में एक फ्रिक्शन प्रॉप के बारे में पूरा डिटेल चीज दिया हुआ है, उसमें जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये चीज पढ़ सकते हैं, ये चीज पढ़ सकते हैं। Friction props are not much favored these days, though they were adopted on longwall face with sand stowing using Anderton shearer for the first time in India at Chinakuri Colliery and later at Gidie Colliery for the experimental method extraction by inclined slicing with French corruption, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सिटी राज मेथड भी बोलते हैं। They were also used at Jitapur Colliery on longwall face with sand stowing। मतलब क्या है कि आजकल फ्रिक्शन प्रॉप का उपयोग नहीं होता है आजकल। वो पहले पहले जब पहली बार हम लोग इस्तेमाल करते थे ना लॉन्ग वॉल स्टोइंग के साथ चीना कोरी कोलवरी में अडंट का सिर रहता था वहां पे। उसके बाद जब हम लोग इंटीग्रेटेड सूतीराज माइनिंग किए थे गिद्दी कोलरी में, वहां भी इस्तेमाल हुआ करता था। मतलब बोल सकते हैं कि पुराने टाइम में जो सब इस्तेमाल किया जाता था वो फ्रिक्शन प्रॉप के सब हाइड्रोलिक प्रॉप होते हैं। ठीक है, सभी के सब जो है हाइड्रोलिक प्रॉप होते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज लिखा हुआ होगा। ये चीज जान सकते हैं, ये वाला पोर्शन कि हाइड्रोलिक जो ऑयल होता है, ठीक है, उसमें देखिए 5% तेल होता है, 95% वाटर होता है। ये जान लीजिए। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक जो प्रॉप होगा ना कुछ इस तरह से होगा। एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका नाम भी दे देते हैं, इसको बोलेंगे अपर मेंबर। सबको दिख रहा है? और ये है लोअर मेंबर। लोअर मेंबर हाइड्रोलिक प्रॉप में होता क्या है ना, नीचे ऑयल रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक ऑयल बोलेंगे। हाइड्रोलिक ना, इस हाइड्रोलिक ऑयल में ना 5% ऑयल रहेगा और 95% वाटर रहेगा। याद रखिए, पानी ज्यादा रहेगा। अब इस तरह से ना दो टाइप का एमसीक्यू आपको आएगा और हमेशा कंफ्यूजन होइएगा इस चीज में। पता है ये चीज देख के आपको क्या याद आ रहा होगा? किसी को कुछ पता चल रहा है क्या हम बोलने वाले हैं? इन्फो इन्फो। अमोनियम। इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। इन्फो वाला और ये लगभग एक जैसा है। इसमें भी पानी रहता है, सॉरी इसमें पानी नहीं रहता है, इसमें फ्यूल ऑयल रहता है और इसमें भी ऑयल रहता है। तो इससे देख कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे एन कितना रहता है और इसमें फ्यूल ऑयल कितना रहता है बताइए तो।
बताइए। 94 6. 94 और 6. 94 6. ठीक है, हमेशा ये इन्फो में कंफ्यूजन हो ना कि 6% अमोनियम नाइट्रेट है या 94% अमोनियम नाइट्रेट, हमेशा याद कीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा होता है किसी भी बारूद में, है कि नहीं है? किसी बारूद में क्या होता है सबसे ज्यादा, पढ़ाए थे ना एक्सप्लोसिव चैप्टर में। सबसे ज्यादा किसी बारूद में कोई चीज होता है वो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अमोनियम नाइट्रेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइक ऑफ, भाई माइक बंद करो भाई। माइक ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोलिक ऑयल, हम लोग डिस्कस कर लिए कि हाइड्रोलिक ऑयल में जो हम लोग का हाइड्रोलिक प्रॉप में इस्तेमाल होता है उसमें 5% ऑयल, 95% वाटर। अब हम आपसे ये पूछेंगे, आपको तो हम बहुत सारे मेथड ऑफ वर्किंग बताए हैं, ये हाइड्रोलिक प्रॉप कहाँ इस्तेमाल होता है जी, ये बताइए कहाँ कहाँ। लॉन्ग ऑयल में पूरा डिटेल बताइए, कितना मीटर वगैरह सारा कुछ बताना है, बताइए। 30 मीटर में सर। हाँ, और स्टेबिलिटी करने. किसमें, किसमें, हेलो, किसमें, याद नहीं है? सर शायद ब्लास्टिंग गेट रोड गैलरी में। मेथड में. हाँ, ब्लास्टिंग गैलरी में भी, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है कि लॉन्ग वॉल फेसिस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अभी तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, पर हम आपको बताए हुए भी हैं, मेथड ऑफ वर्किंग जब पढ़ा तो उसमें उस चैप्टर में लिखा हुआ था कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में भी इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए नॉर्मल बोर्ड एंड पिलर वगैरह वर्किंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन वगैरह इतना ज्यादा है कि आप इसका जो खर्च है मतलब उसमें आ जा रहा है तो हम, सर ये जो, हेलो हाँ हेलो सर, ये बोल, जो ऊपर फिगर बता रहे थे, ये ब्लू किस चीज का है सर? थोड़ा सर लेट ज्वाइन, ये लेट हो गया सर आज। आगे चलो, आगे चलो. हाइड्रोलिक प्रॉप का लेट जॉइन वाला रिपीट कर लीजिएगा, देख के हाइड्रोलिक, प्रॉप के बारे में डिस्कस कर देते हैं। अच्छा हाइड्रोलिक प्रॉप का मतलब सर अभी आज सपोर्ट ही बताया सर। हाँ, सपोर्ट ही बताएं। हेलो, हाँ, सपोर्ट ही अच्छा अच्छा ठीक बताएं। है सर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक एंड फ्रिक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन फ्रिक्शन एंड हाइड्रोलिक प्रॉप। हाइड्रोलिक प्रॉप इज बाय फार सुपीरियर टू एनी फ्रिक्शन प्रॉप। पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि हाइड्रोलिक प्रॉप इज सुपीरियर देन फ्रिक्शन प्रॉप, यानी फ्रिक्शन प्रॉप से ज्यादा सुपीरियर प्रॉप कौन है, हाइड्रोलिक प्रॉप है, बेटर है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इससे ज्यादा लोड ले सकता है और ज्यादा यूनिफॉर्म लोड ले सकता है, अगर हम लोग भूमिगत खदान की बात करते हैं। whereas friction prop has irregular under load and it slides more than hydraulic prop under similar load। तो ये बोल सकते हैं कि हाई एंड यूनिफॉर्म लोड होता है हाइड्रोलिक प्रॉप में। मतलब सब पहला जो बात यहाँ पे बताया गया है कि हाइड्रोलिक लोड ज्यादा लोड लेने का क्षमता होता है और फ्रिक्शन प्रॉप जो है कम लोड लेना उसका क्षमता होता है, ठीक है। हाई सेटिंग लोड इज ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोलिक प्रॉप। हाइड्रोलिक प्रॉप में फ्रिक्शन प्रॉप की तुलना से ज्यादा सेट लोड हम लोग कर सकते हैं, होता भी है। फ्रिक्शन प्रॉप की कितना एलबीसी होता है, कम ही होगा हाइड्रोलिक प्रॉप से, तो इसमें ज्यादा होता है एलबीसी इसका, तो ज्यादा हम लोग वैल्यू सेट कर सकते हैं, यानी सेटिंग लोड हमारा हाइड्रोलिक प्रॉप पे ज्यादा होगा। फ्रिक्शन प्रॉप इज लाइटर इन वेट, हैज अ सुपीरियर एक्सटेंसिबिलिटी। अब बोलेगा हल्का कौन है दोनों में से, तो हल्का तो फ्रिक्शन प्रॉप है, और इसको एक्सटेंशन किसमें ज्यादा कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन प्रॉप में ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं उसका अपर मेंबर को। उसके बाद बोला गया कि फ्रिक्शन प्रॉप सर्व लॉन्ग लाइफ ऑफ सैंडस्टोन फेसेस। फ्रिक्शन प्रॉप का जो लाइफ होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रॉप से। फ्रिक्शन एज वेल एज हाइड्रोलिक प्रॉप कैन बी इजिली, तो विड्रॉ के बारे में तो बोला गया कि दोनों तो आराम से क्या निकाले जा सकते हैं। वुडन लीड्स आर नॉट यूज विद फ्रिक्शन प्रॉप्स एंड हाइड्रोलिक प्रॉप्स। Where such props are accommodated, steel bars, rope prop, heads are programmed to prevent prop being jolted or forced out of position by central heavy blow pressure। ठीक है, तो ये सब चीजें तो नहीं है। प्रॉप डेंसिटी यहाँ पे एक वर्ड बताया गया है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये वाला चीज
प्रॉप डेंसिटी, ये आप रूफ बोल्ट डेंसिटी के साथ भी आप सेम टू सेम ही इसका डिफिनेशन होगा, बस जहां जहां प्रॉप होगा वहां वहां रूफ बोल्ट डाल दीजिए तो बोल्ट डेंसिटी हो जाएगा। प्रॉप डेंसिटी और बोल्ट डेंसिटी एक ही चीज है, बस प्रॉप की जगह अगर रूफ बोल्ट डाल दिए तो रूफ बोल्ट डेंसिटी हो गया, और रूफ बोल्ट डेंसिटी की जगह प्रॉप डाल दिए तो डेंसिटी सेम टू सेम हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो चाल है, जो हमारा रूफ है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया रूफ का सपोर्ट करने के लिए जितना नंबर ऑफ प्रॉप्स आपको लग रहा है उसको बोलेंगे प्रॉप डेंसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉप डेंसिटी। एक प्रॉप को, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर एरिया को, इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को सपोर्ट करने के लिए जितना संख्या ऑफ प्रॉप लग रहा है उसको बोलेंगे क्या? प्रॉप डेंसिटी। और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए कितना रूफ बोल्ट लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? बोल्ट डेंसिटी। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्लास में पिछला साल, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं, याद नहीं आ रहा है। Recording. ये सवाल था, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? उड़ जाओ क्या? मैं दिख रहा है उड़ सबको? जाऊं क्या? हाँ सर दिख रहा कमर है। दर्द कर रही थी इसलिए लेट गया। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, कहाँ है? पर्सनल बात होगी प्लीज। लाएंगे क्या? कौन है? लाएंगे क्या? सर घूम रहा था इसलिए। भाई म्यूट कर लो। पर यशवंत। माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये एक सवाल आया था फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, उसको भी सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाएगा। सवाल ये था कि एक अंडरग्राउंड फेस है जिसमें ब्लास्टिंग करते हैं तो पुल आपको मिलता है 10% लेस देन द ड्रिल होल लेंथ। मतलब जितना लंबा आपका होल है, ठीक है, जितना लंबा आप होल ड्रिल करते हैं ना फेस में, उससे 10% कम जो है वो आपका क्या आ रहा है? पुल आ रहा है। अब बोला गया कि जो आपका गैलरी है, जो आपका हेडिंग है, उसका जो चौड़ाई है वो 3.6 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितना? 3.6 मीटर है। प्रॉप डेंसिटी कितना है? देखिए प्रॉप डेंसिटी 1.44 पर स्क्वायर मीटर है, यानी इतना प्रॉप जो है पर स्क्वायर मीटर लगता है। होल की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, होल की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है। और जो ब्लास्टिंग जो हो रहा है, कितना हो रहा है एक शिफ्ट में? 6 राउंड ब्लास्टिंग हो रहा है। तो आपको निकालना है कि द नंबर ऑफ प्रॉप्स टू बी इरेक्टेड इन दैट शिफ्ट, मतलब उस शिफ्ट में 6 बार जहां पे ब्लास्टिंग हुआ ना, कितना प्रॉप आपको इंस्टॉल करना है। काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, है कि नहीं? लग रहा है ना? देखने से तो लग ही रहा है, लग रहा है ना? यस सर। लेकिन है नहीं, जी सर। बहुत ही, थोड़ा सोचिएगा। तो सबसे पहला चीज आपको निकालना है पुल, क्योंकि आपको क्या है, आपको पहले आपको निकालना है पुल। ठीक है, आपको निकालना क्या है? पुल निकालना है। क्योंकि ठीक है, पुल निकाल दीजिएगा तो कितना फेस मेरा आगे बढ़ा है वो निकल जाएगा ना। 6 बार ब्लास्टिंग हुआ है तो एक बार में जितना पुल आया होगा उतना 6 बार का निकल जाएगा कि कितना लंबा मेरा फेस गया है। गैलरी का चौड़ाई मेरा दिया हुआ है कितना? 3.6 मीटर। तो इतना का मेरा एरिया निकल जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताइए? इतना मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। प्रॉप डेंसिटी दिया हुआ 1.44 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितना बोल्ट, कितना प्रॉप लगेगा? 1.44 पे। तो हमको अगर एरिया निकल जाए मेरा कि कितना मेरा एरिया हमको सपोर्ट करना है, तो निकाल नहीं लेंगे कि कितना हमको बोल्ट, कितना हमको प्रॉप लगेगा? निकले, पता चलेगा नहीं चलेगा बताइए? 1 मीटर स्क्वायर में हमको पता है कि 1.44 लगाना है। हम ये पता कर लें कि हमको हाँ कितना, सर, डिवाइड करके। कितना मेरा एरिया जो है आ गया है सपोर्ट करना है, तो हम निकाल लेंगे। तो हमको सबसे पहले दिमाग में यही लाना है ना कि हमको कितना एरिया मेरा लैग हुआ है, फेस मेरा कितना आगे बढ़ा है, कितना मेरा एरिया आएगा, उसको हमको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो हमको उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? पुल निकालना पड़ेगा।
अब पुल तो डायरेक्टली दिया भी नहीं है, पुल मेरा सर क्या पुल बोला है। निकालने के बाद सर पुल निकालने के बाद 10% लेस भी तो करेंगे ना। अब देखिए ना मेरा बात, पुल यहाँ डायरेक्टली दिया भी नहीं है, वो क्या बोला गया है कि पुल जो है होल की लंबाई का 10%, होल का लंबाई से 10% कम है, होल की लंबाई का 10% कम है कि नहीं है। 8.1 है सर। देखिए अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोला है कि 10% जो मेरा पुल है ना वो 10% कम है, किससे, होल की लंबाई से, है कि नहीं है। होल की लंबाई है कितना, 1.5 मीटर। 1.5 से 10% कम का मतलब क्या होगा, 90%। 1.5 का होगा कि नहीं होगा जी, होगा कि नहीं होगा, पुल इतना ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10% करने का मतलब है कि 100 माइनस 10 तो 90% हुआ ना, यही 1.5 का 90% ही होगा ना मेरा पुल। पुल बराबर क्या होगा, 90% ऑफ 1.5 मीटर, होगा कि नहीं होगा। 100% में कितना होगा सर। 100% अगर मेरा रहता, ठीक है, 100% तो 1.5 भी रहता, और 90% में भी उतना ही। 90% अगर होता, ठीक है, 90%, देखिए 100% का मतलब, अगर 100% है इसका मतलब क्या हुआ, ये 100% पूरा है तो 1.5, लेकिन ये क्या बोला, 10% कम है, लेस बोला है ना, कि जितना आए 10% कम है, तो 100% का मतलब तो 1.5 मीटर हो गया यहाँ पे, पूरा तो 1.5 ही मीटर है ना होल की लंबाई। दस यस सर। परसेंट कम बोला का इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 10% कम कर देना है। ऐसे नहीं समझ रहे हैं, देखिए हम शॉर्टकट थोड़ा सा दिखा दिए, ऐसे नहीं समझ रहे तो इतना तो समझ सकते हैं ना कि 10% ऑफ जो है 1.5 कितना आएगा, कीजिए 10/100 इंटू 1.5। 1.35 सर। अभी मत कुछ कीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये आ गया 15/100। ये क्या है, ये 1.5 मीटर का 10% है ना, है कि नहीं है। ये 1.5 मीटर का 10% है ना जी, 15/100। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। यस सर। लेकिन आपको थोड़ी ना बोला गया कि 1.5 मीटर का 10% आपको दिखाना है, 1.5 मीटर का, सॉरी 10% कम आया है आपका पुल, इसका मतलब क्या है, ये तो 15/100 है, उसको माइनस कीजिए 1.5 मीटर से, उतना तो कम आया है ना जी, ऐसा ना होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं सर, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा वीक है आप लोग का, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हैं आप लोग, इसलिए गड़बड़ाते हैं। देखिए सर दशमलव हटा देते हैं सर, ब्लास्टिंग में 1.5 हो गया, 1.35 मीटर सिंपल सिंपल सा लगा देते देना। हैं, ठीक है, सिंपल सा देते हैं, पर ठीक है, सिंपल सी। अगर हम बोले, ठीक है, कि मेरे पास 10 आम है, ठीक है, 10 आम है, अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास 10 आम है, ठीक है, ये 100, हाँ 10 ही मान लेते हैं, 10 नहीं मानते, 15 मान लेते, कैलकुलेशन के लिए हम बता रहे हैं, अब 10 ही 20 मान लेते हैं, चलिए मेरे पास, 15 मानिए सर, ठीक रहेगा सर। ठीक है, 20 थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। मेरा पास 20 आम है, अगर हम पहला केस बोलें कि हम अपना मेरे पास जितना भी आम है, ठीक है, उसका 10% हम किसी को दे दिए, तो मेरे पास कितना आम बचा, 18। 18। ठीक है, 10% जो है हम इसको किसी और को दे दिए, 10% किसी और को दे दिए, तो मेरे पास कितना बचेगा, तो पहले तो निकालना पड़ेगा 10%, 20 का कितना आता है, और फिर माइनस करेंगे 20 में से, क्योंकि 10% बोल दिया ना, तो हमको पता थोड़ी ना है कि 10% का कितना आम 10% होता है, 20 आम का कितना, जो 10% है वो कितना आम होता है, तो निकाल लेंगे 10/100 इंटू 20, ये ऐसा ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा हो गया, मतलब 2 आम हो गया 10%, 2 आम बराबर क्या हो गया, 10% हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि 10% आप किसी और को दिए हैं, आपके पास क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपके पास कितना आम बचा है, तो 2 आम माइनस कीजिएगा ना, किससे, 20 से, तो कितना आएगा, 20 - 2 बराबर 18।
है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। हाँ सर। आ गया ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 10% आपका आम कम हो गया कि नहीं हो गया, एक तरह से कम हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10% आपका काम हाँ कम सर। हुआ ना जी। हम्म। 100%, इसका मतलब आपका 100% 200 आम था, 20 आम था, है कि नहीं है? 100% था तो उसको बोले थे 20 आप बोले कि मेरा 10% कम हो गया आम, इसका मतलब 90% आम हो गया आपके पास। तो 20 का 90% कितना होगा, यही होगा आंसर। तो 90/100 × 20, तो ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, मतलब 18। ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस एक ही सर। चीज है, हाँ सर। एक ही चीज है ना। इसी तरह अगर हम आपको बोले, उसी तरह हम आपको बोले, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसी तरह हम आपको बोल रहे हैं कि मेरा जो पुल है, अगर वो 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर नहीं, पुल नहीं बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं होल का, होल की लंबाई, होल की लंबाई मेरी जो है वो 20 मीटर है। मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, 1.2। ठीक है। अगर हम बोले होल की लंबाई 20 मीटर है और मेरा जो पुल है होल की लंबाई का 10% है, क्या है, 10% है, तो आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा, है कि नहीं है? 10%, 20 मीटर का 10%, हिंदी में बोलेंगे 20 का 10%, इंग्लिश में बोलेंगे 10% ऑफ 20। तो क्या आएगा, 10/100 × 20, तो ये होगा कैंसिल, और यहाँ से यहाँ मतलब 2 मीटर। लेकिन अगर हम बोले मेरा पुल है वो 10% कम है, तो इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। अलग है, यानी कि दस उसका परसेंट कम 90% है, हो रहा है सर। इसका मतलब 10% कम है का मतलब 10% मेरा जितना आया ना, उसको माइनस कीजिए होल की लंबाई से, तो 2 मीटर आया ना, अब इसमें माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 18 मीटर। आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए सर। समझ में आ रहा है कि यस नहीं आ सर। रहा है? आ गया सर समझ। या फिर इसको ऐसे भी आप सोचिए, हम शॉर्टकट कैसे मारे, कि आप जैसे ही बोला कि पुल मेरा 10% कम है, जैसे बोला कम है कितना, 10%, तो 10% माइनस कर दिया 100% में, तो कितना आ गया, 90%। यही 90% होल का लंबाई का यही बचा हुआ होगा, है कि नहीं होगा, होगा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं शॉर्टकट में? 10% कम बोला है, तो यहाँ पे 90% हो गया, 100 में से माइनस कर दिया 10%, तो हो गया 90%। यही 90% 20 मीटर का होगा, वही मेरा पुल होगा। होगा कि नहीं होगा, करिए, उतना ही आएगा, देख लीजिए। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इक्वल टू 18। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया, बताइए। समझ में हाँ आया? सर। नहीं समझ में आया तो बोलिए, क्योंकि ये चीज नहीं समझिएगा, मैथमेटिक्स ही समझ लीजिए कि नहीं समझिएगा किसी चीज में। प्रॉफिट लॉस, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपके पास परसेंटेज का अगर है ना, तो प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, बहुत ज्यादा चीज आपको इजी हो जाएगा। मैथ देखिए, यहाँ पे भी मैथ यूज होगा। ये सब क्लियर नहीं होगा तो फिर कभी दिक्कत, मतलब हमेशा दिक्कत होगा। हमें भी समझने में डाउट है तो बोल सकते हैं। सर इसमें मेरा मेन मुद्दा ये है कि अपने पुल का एरिया निकालना है। हाँ, पुल का एरिया तो निकालना है। पुल का एरिया सर 1.5 मीटर के हिसाब से निकाल दीजिए। अब तब उसका 10% निकाल के घटा दीजिएगा, फाइनल हो जाएगा। वैसे हो सकता है। तो पुल कैसे निकालिएगा, पुल कितना है तो हमको बता दिया गया कि होल की लंबाई का 10% कम है। तो होल की लंबाई सर 1.5 मीटर है ना सर, तो 1.5 मीटर के वन हिसाब से हम 1.5 मीटर कहाँ पुल बोला है, तो होल की लंबाई। नहीं होल की लंबाई से 10% लेस है ना सर। हाँ, तो नब्बे तो हम परसेंट हो जाएगा ये। 1.5 मीटर के हिसाब से 6 राउंड के हिसाब से विड्थ के मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकालेंगे। हाँ, तो उसके वही बाद तो उसका 10% निकाल के घटा देंगे। ये तो हम बता रहे हैं, पर ये देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, वो चीज हम तो करेंगे, एरिया ही हमको निकालना है। पर ये चीज समझ में आया कि 90% हम 1.5 मीटर कैसे लिख दिए। इसको आप ऐसे कीजिए, क्योंकि 100% यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज गिवन रहता है वही 100% है। तो 100% मेरा रूट बोल्ट का लंबाई है। अब बोला है कि 10% कम हो गया, तो 10% कम हो गया, इसका मतलब 90% हो गया 1.5 मीटर का, यही ना है पुल, है कि नहीं है? यही होगा ना जी। ऐसे नहीं समझना चाहते, छोड़िए, हम इजी मैथमेटिक्स बच्चा वाला जो पढ़ाते हैं वो समझाते हैं।
ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि होल का लंबाई 1.5 मीटर है कि नहीं है, 10% कम है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि 1.5 मीटर का 10% कितना होता है। वो 10% इस 1.5 मीटर से माइनस 15 सेंटीमीटर। पता चल जाएगा। तो पहले निकालते हैं कि 10% ऑफ 1.5 मीटर कितना होगा। ये निकल जाएगा 10/100 इंटू 1.5। ये जितना आया, ये जितना आएगा, सुनिए मेरा बात। लेकिन सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर। हेलो, हाँ, कि सर एक बार सर 10% निकाल के सर फिर 90% के लेते हैं कि 90% इतना आएगा सर, डायरेक्ट 90% नहीं ले सकते। डायरेक्ट 90% तो लिए ना, ये तो हमको बताएं, डायरेक्ट 90% कर दिए थे, ये शॉर्टकट नहीं था। सर, तो हम हाँ डायरेक्ट ही वही मैं बोल रहा था सर, डायरेक्ट 90% लेंगे सर तो तब भी मेरे ख्याल से उतना ही आएगा। अभी एक चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर आपको बोला ना कोई चीज, जैसे कि आपका, जैसे कि कोई सामान है आपका 50, ठीक है, 50 ठो आपके पास आम है। अगर आपको बोला, ठीक है, अगर आपको बोला कि आम जो है मेरे पास 10% जो है, आम जो है, इस सेकेंड हम 10% किसी और को दे दिए, मतलब माइनस हो गया ना, 10% लेस हो गया मेरे पास आम, मतलब किसी और को दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 90% ऑफ 50 होगा कि नहीं होगा, 10% कम हो गया, मतलब 100 से 10% कम। अगर बोलेगा कि 10% ज्यादा हो गया जी, मेरे पास 50 आम था, 10% हमको और आम मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये 110% हो जाएगा। 100 में ही हाँ माइनस सर, या प्लस होता है, ठीक है। प्लस हो अगर जाएगा। बोलेगा कि 5% मेरा जो आम है वो कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 95% ऑफ 50, उतना ही आम आपके पास बचा होगा, है कि नहीं है। हाँ सर। जैसे कि बोला कि मेरे पास 100 आम था, मेरे पास 10 हाँ जी, समझ रहे हैं। 10% आम कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 90%। 90% है ना 100 आम का। अगर बोला 10% ज्यादा हो गया, इसका मतलब 110%। बोला 25% कम हो गया, इसका मतलब 75% हो गया ऑफ 100। 25% ज्यादा हो गया तो 125%। ये समझ में आ गया ना। हाँ सर। तो ये समझ में आ गया, यस ये सर। समझ में आ गया कि हम कैसे क्यों लिख दिया 90% ऑफ 1.5 मीटर। फुल मेरा इतना हो जाएगा ना। जी मुझे समझ गया सर। 10%। क्वेश्चन में बोला गया था कि पुल मेरा होल की लंबाई से 10% कम होगा, ठीक है। और ये मेरा माइक क्वेश्चन, बंद कर लो यार, माइक किसका ऑन है? पुल मेरा बोला था कि होल की लंबाई से 10% कम होगा, इसका मतलब 90% होल की 90% लंबाई का होगा। हम्म। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 90/100 इंटू 1.5 इज इक्वल टू कितना होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट है तो एक और नीचे जीरो देंगे 13.5, कि नहीं देंगे। ये क्या हो जाएगा, 13.5 सर। 15 इंटू 9/100, ये होगा, होगा कि नहीं होगा। 13.5 आ रहा सर। कैलकुलेशन कभी मत कीजिए जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल होता है, एक बार में आंसर नहीं लाते क्योंकि बहुत कटता है। ये सब चीज से बचिए, जीरो जीरो जो कट रहा है उसको काटिए, बाकी कुछ भी मत कीजिए। बार बार हाँ कैलकुलेशन सर। करने से अच्छा है कि एक ही बार कीजिए। इतना आ गया क्या मीटर आपका आ गया कुल। 1.35। अभी मत आइए, अभी बोले ना, इस तरह कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए कभी भी। मैथमेटिक्स में यही गलती करते हैं आप लोग, जहाँ कैलकुलेशन करना चाहिए वहां कीजिए, हाँ फालतू हाँ कैलकुलेशन जगह समय का वेस्टेज होगा। इतना मीटर समझ लीजिए कि क्या आ गया, मेरा पुल आ गया, है कि नहीं है। एक बार ब्लास्टिंग करते थे तो इतना मीटर मेरा आगे आ जाता, बढ़ता होगा फिर। ऐसा 6 बार ब्लास्टिंग किया है कि नहीं किए हैं, ऐसा यस 6 बार ब्लास्टिंग किए तो इतना इतना बार 6 गुना अब होगा कि नहीं होगा, बताइए। यस सर। तो इतना 15 × 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 हो गया। अब इतना जो है आपका ये फेज जो है वो आगे बढ़ गया होगा, इतना फेज की चौड़ाई दिया गया है कितना, 3.6 मीटर, है कि नहीं है, दिया गया है ना। अब ये आपको एक तरह का लंबाई दिख रहा है, ये आपको चौड़ाई दिख रहा है, तो एरिया नहीं निकल जाएगा। यस सर। यस सर। इंटू 3.6। ये आपका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब जोड़ घटा जो करना है कर लीजिए, ये नीचे जाएगा 10 हो जाएगा। अब कीजिए जहां जहां कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना भी नहीं है, बस ऊपर का कर लीजिए क्योंकि नीचे तो 0 है, ये 1000 हो जाएगा। कीजिए क्या क्या आएगा जी, 15 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 36 कितना आएगा, 8100 इंटू 3.36। 81.36
ये मीटर स्क्वायर आएगा, एरिया है ना। सर वो मैं नहीं बोला सर था, वो जैसे कि 3.6 का सर जैसे मैं अच्छा बता रहा ठीक है 15 वो 70 90 और 90 9 9 18 9 9 81। कितना आएगा जी ये बताइए ना, ये कैलकुलेशन कितना आएगा कि हम अपना कैलकुलेटर निकाल लें। इतना आ रहा है। हेलो। इतना आ रहा है जी, देख लीजिए। हेलो। गलत है, हमको लगता बताए हैं आप नहीं कैलकुलेशन। सर इतना नहीं आ रहा है 29.16। हाँ 29.16 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में भी नहीं करते हैं आप लोग सही से। इतना एरिया आ गया कि नहीं आ गया? इतना मीटर 29.16 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया कि नहीं आ गया? आया है। इसी में प्रॉप लगाना है, इसी में प्रॉप लगाना है ना जी, है कि नहीं? इसी में प्रॉप लगाना है। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आप कितना कितना प्रॉप लगाते हैं? 1.44, क्योंकि प्रॉप डेंसिटी का मतलब क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर में कितना प्रॉप लगाना। तो 1 मीटर स्क्वायर में आप कितना लगा रहे हैं? 1.44 प्रॉप्स लगा रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। तो 29 में कितना लगाइएगा? क्या करेंगे बताइए? डिवाइड कर देंगे। हाइड करना डिवाइड कर दो। है कि नहीं? 29 को 1.6 मीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ना 1.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है? मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर प्रॉप आएगा, क्योंकि देखिए आंसर देखिए क्या आया था, 29.16 मीटर स्क्वायर आया था, है कि नहीं एरिया? और 1.44 क्या है? प्रॉप पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं है कि नहीं ये बताइए। है। तो ये क्या हो यस गया? यस 1 पॉइंट, ठीक है, 1.44 पर स्क्वायर मीटर, मतलब ये प्रॉप जो ऊपर ही रहेगा, और लेकिन ये यहाँ पे नीचे स्क्वायर रहेगा, ये ऊपर प्रॉप चल जाएगा। ये मीटर स्क्वायर कट गया, तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा देखिए तो, कितना आ रहा है? 20.25। 20.25 तो नहीं आएगा। सर मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं आ रहा है सर मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, 20.69 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे सर। 20.69 नहीं करेंगे ना, देखिए सिंपल सा था। सर, मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, सर। क्योंकि देखिए डिवाइड एक, सर वही कर तो दिया। सर पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया। हाँ 1 मीटर स्क्वायर में था 1.44 प्रॉप्स हाँ सर मल्टीप्लाई है 1.6 मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई अरे करना भाई होगा। तुम लोग ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 41.99। नहीं अभी सही आया है ये, यानी इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉप डेंसिटी समझ में आ गया होगा पूरा। प्रॉप डेंसिटी का सही यूज समझ लिए ना? हेलो। हाँ सर आ गया ठीक ठाक समझ। अब तो आप निकाल लीजिएगा कि मान के चलिए आपसे कोई पूछेगा कि अब तो प्रॉप, आपको तो पुल भी पता रहेगा कि मान के चलिए पुल मेरा इतना रहेगा, प्रॉप डेंसिटी इतना रहेगा, ठीक है, इतना ब्लास्टिंग होगा, प्रॉप डेंसिटी या बोल्ट डेंसिटी हमको इतना रखना है, तो कितना बोल्ट लगाना पड़ेगा, तो पता कर लीजिएगा आप। इसी तरह का सवाल है ना, बोल्ट की जगह ये प्रॉप की जगह बोल्ट आ जाएगा, और इसमें आपको पुल नहीं बताया गया, वहाँ आपको एग्जैक्ट पुल बता दिया जाएगा कि आपका पुल इतना मीटर है, उसके बाद और हम लोग इतना ब्लास्टिंग करते हैं। तो आप निकाल लीजिएगा ना कि कितना आपको बोल्ट या इतना कितना आपको प्रॉप चाहिए रहेगा, अगर आपको बोल्ट डेंसिटी या प्रॉप डेंसिटी पता रहेगा तो। है कि नहीं? यस सर पता। चलिए बहुत बढ़िया, प्रॉप डेंसिटी हो गया। और यहाँ पे बार्स में आ जाते हैं। बार्स, ठीक है, स्टील बार और अ बीम इज यूज। बार का मतलब यहाँ पे उसका मतलब हुआ कि लोहा का एक बार, मतलब लोहा का एक टुकड़ा जिसके दोनों एंड्स में क्या हो, प्रॉप हो, इसको एक तरह से क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। ठीक है, अ corrugated bar is stronger and offers more resistance to the bending on the prop front system of roof support. Cantilever bars are used, thereby reducing the number of props and
द रिस्क एसोसिएटेड विद देयर इंस्टॉलेशन। बोला गया है कि ऑन द प्रॉप फ्री फ्रंट सिस्टम ऑफ रूफ सपोर्ट कैंटिलीवर बार्स आर यूज। कैंटिलीवर बार्स का मतलब होगा कि एक साइड पे सपोर्टेड रहेगा कुछ इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बार। ठीक है, तो कैंटिलीवर प्रॉप कैंटिलीवर बार है तो उससे क्या होगा एक तरह से कि आपका जो बोल सकते हैं कि हमारा रूफ सपोर्ट का जो सिस्टम रहेगा वो प्रॉप फ्री रहेगा, मतलब एक तरह से ज्यादा उसमें प्रॉप आगे नहीं रहेगा। दे आर सपोर्टेड बाई प्रॉप। सर इस्तेमाल नहीं होता है आजकल, सब ऐसा सा चीज है जो पढ़ना है पर यूज नहीं हो रहा है आजकल। दे आर सपोर्टेड ठीक दे आर सपोर्टेड बाई ठीक है, प्रॉप इन द सर। मिडिल और एट द 1/3 ऑफ द। देखिए ये मिडिल पे होगा, हम थोड़ा डायग्राम अजीब बना दिए हैं पर ये बोला गया कि एट 1/3 लेंथ, ठीक है, बिहाइंड द कन्वेयर द गोप, या फिर हो जाएगा ये, मतलब ये बीच में होता है। ये कैंटिलीवर हुआ ना, या तो बीच में लगा देंगे इस तरह से, या फिर 1/3 पोजीशन पीछे जो है एंड से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, a cantilever bar has a length which is a multiple of the face advance per cut of permutation of shearer. There 2 or 3 bars can be associated. कैंटिलीवर तरह से आप देख सकते हैं जो कैनोपी होता है ना अपना, वो भी एक तरह का कैंटिलीवर की तरह ट्रीट करता है कि नहीं है? क्योंकि देखते हैं जो हमारा पावर सपोर्ट रहता है यहाँ रहता है, लेकिन इसका सपोर्टेड यहाँ आता है, देखते वो भी एक तरह का क्या हुआ, यहाँ से यहाँ कैंटिलीवर ही हुआ ना, है कि नहीं है? वो भी एक तरह का क्या हुआ, कैंटिलीवर, क्योंकि यहाँ पे इसका दूसरा एंड पे जो है कोई सपोर्ट नहीं है। सर वो जो झूलता रहता है उसको भी कैंटिलीवर कहते हैं क्या? कैंटिलीवर की तरह काम कर रहा है, झूलता हो रहता है तो कैनोपी बोलते हैं, कैनोपी। कंटिन्यूअस माइनिंग आवाज भाई एकदम कट रहा सर, है। कंटिन्यूअस माइनिंग में से क्या सपोर्ट रहता है सर। कंटिन्यूअस माइनर में, कंटिन्यूअस जो माइनर में सपोर्ट लगाते हैं सर, पीछे पीछे लगाते चलता है सर, क्या बोले, सपोर्ट का क्या बोले? पीछे पीछे लगाता है ना सर, हाँ फील्ड सपोर्ट जो दिया जाता है हाँ, वो उसको भी कंटिन्यूअर भी बोलेंगे। कैंटिलीवर बीम जो सपोर्ट पीछे लगाता है, नहीं उसका मशीन का नाम है कुछ अलग, वर्ड बिल्डर नाम है उसका। सर एक क्वेश्चन में आया था ना सर, टीएमटी बार रिलेटेड टू करके, डब्ल्यूसीएल में आया था। टीएमटी बार से रिलेटेड हमको याद नहीं है कि टीएमटी बार का क्या क्वेश्चन आया था। एक आया था सर, टीएमटी बार रिलेटेड टू, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, क्योंकि स्टील जब हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन फुल 123 फॉर्म क्या होगा हाँ, भाई? रू बोल्ट का एक सर्कुलर भी है, इसमें बताया गया है कि TMT किस पदार्थ का बना रहेगा, टीएमटी बार का रहता है, एमएस स्टील का रहता है, लेंथ क्या होना चाहिए, डायमीटर वगैरह, बियरिंग प्लेट का वगैरह, क्रॉस सेक्शन वगैरह, ये सब चीज, हेक्सागोनल नट वगैरह सारा कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दाउ द हाइड्रोलिक प्रॉप इज अ पावर सपोर्ट। ठीक है, the term power support is confined to cover such support as hydraulic chock, shield or canopy. बोला गया है कि the hydraulic prop is a power support। हाइड्रोलिक प्रॉप एक तरह का पावर सपोर्ट ही है। The term power support is confined to cover such support as the support जनरली इस्तेमाल जो हम लोग शब्द करते हैं वो हाइड्रोलिक चॉक, सील्ड या हाइड्रोलिक कैनोपी वगैरह के हिसाब से भी हम लोग करते हैं। अब आते हैं सेल्फ एडवांसिंग एंड वॉकिंग टाइप ऑफ सपोर्ट। तो ये बहुत बड़ा चीज है, इसको डिस्कस करना सही नहीं हमको लगता है अभी इस कोर्स के लिए होगा, बस जान लीजिए इस तरह से होता है। ठीक है, अभी देखिए सर इसका diagram। कितना दिन सर चले, मतलब ये अभी कोर्स कंप्लीट होने में लगेगा सर? बस अब एक ही चैप्टर बचा हुआ है, वेंटिलेशन। यही वाला सर? नहीं, इसके बाद एक और चैप्टर होगा ना, रेगुलेशन सर। अच्छा, रेगुलेशन, जो इसके हिसाब से जो मतलब जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड सब रेगुलेशन हम लोग कवर करेंगे। वेंटिलेशन नहीं पढ़ाएंगे सर? पढ़ाएंगे सब अभी पढ़ाएंगे, नहीं इसके बाद ही होगा ना। सेल्फ एडवांसिंग सपोर्ट है, इस तरह से रहता है, ये अपने आप जो है आगे बढ़ता है, ये पावर सपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये हम लोग डिस्कस भी किए थे। ये देखिए डाउटी 4 लेग 280 टन का चॉक सपोर्ट है, हाइड्रोलिक चॉक सपोर्ट है, ये भी आगे बढ़ने वाला एक तरह का सपोर्ट है। ठीक है, और सर ये सब सपोर्ट सर मतलब जैसे फेस मतलब मूव करता होगा तो सर ये कैसे मूव करते होंगे सर? अपने आप ही लोग घिसता है, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है ना, इस तरह का यहाँ पे सेल्फ एडवांसिंग टाइप का होता है, ये आगे खिसकने वाला होता है, मशीन रहता है आगे खिसकने अच्छा वाला।
काम ये आगे खिसकते रहता है अकॉर्डिंग, जैसे आप रिमोट से ऑपरेट कीजिएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये सील्ड सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये यूज भी नहीं होता सील्ड वाला शायद। यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं स्टील आर्च, एक दूसरा सपोर्ट है स्टील आर्च। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ये एक एनसीडी में सवाल आता है, यही वाला सवाल यहाँ पे रिपीट किया गया है एनसीडी में। दीज आर यूज्ड फॉर सपोर्ट ऑफ परमानेंट एंड सेमी परमानेंट रोडवेज। ये जो सपोर्ट होता है स्टील आर्च, वो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैसे रास्तों पे जो स्थाई या सेमी परमानेंट होता है, मतलब वो हमेशा जो इस्तेमाल होने वाला रास्ता रहता है वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो सेमी परमानेंट नेचर का रास्ता रहता है, टेम्पररी नहीं सेमी परमानेंट, तो उस तरह का रास्ता में इस्तेमाल करें। जैसे कि पिट बॉटम हो गया, वो स्थायी रास्ता हो गया ना, जिंदगी भर जब तक खदान चल रहा है तब तक तो लोग उधर से ही गुजरेंगे, तो उस जगह का जो रास्ता होगा देखिएगा ज्यादातर, अगर जो अंडरग्राउंड माइंस जाते होंगे शाफ्ट वगैरह में, तो पिट बॉटम का जो क्षेत्र होता है ना जिनमें देखिएगा वहां पे स्टील आर्च आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये तो इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, जो परमानेंट नेचर का रोडवे हो या सेमी परमानेंट नेचर का रोडवे हो वहां पे आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 2 पार्ट में बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और बाकी यू शेप में इसको टेढ़ा कर दिया जाता है, और इसमें बहुत सारा फिश प्लेट्स बोल्ट नट से ज्वाइन कर देते हैं नीचे ही। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं कि जो भी हम लोग इस तरह से आर्चिंग किए उसके बाद पीछे पीछे जो है ना साइड और अपना जो स्टील आर्च के पीछे जो भी खाली जगह होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, उसमें हम लोग लैगिंग भर देंगे लकड़ी का। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे वहाँ पिछला बार जो हमको सपोर्ट बता रहे थे, ठीक है, क्रॉस बार वहां पे हम बताए थे ना साइड सपोर्ट, वैसा ही कर देंगे। इन our mine steel arches are not in place where the strata may have a tendency to descend, and such arches with yielding property are not required. CGI sheets are used in mines mostly to cover bars, girders over which cogs may be erected for support of a high roof wall or a sand barrage may fill up packed with cavity. ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। CGI सीट्स बोला गया है कि जिस भी जगह का रूफ जो है बहुत ज्यादा हाई है वहां सपोर्ट करना है तो वहां क्या करना होगा, गर्डर डालना होगा। गर्डर डालने के बाद भी आपका क्या है, रूफ काफी ज्यादा ऊंचा रहता है, तो फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है गर्डर डाल दिए, और फिर गर्डर के ऊपर हम लोग CGI सीट इस्तेमाल करेंगे, और इस CGI सीट के ऊपर जो है हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा कॉग वगैरह है उसको हम लोग खड़ा कर देंगे, या फिर उस खाली जगह में हम लोग क्या कर देंगे, सैंड या बॉयलर का ऐश। ठीक है, ताकि जो भी कैविटी है रूफ में, जो भी खाली जो है भाग, उसको भर दिया जाए। अब आते हैं रूफ बोल्टिंग। रूफ बोल्टिंग एक ऐसा टर्म है जो कि जिसका मतलब होता है कि रूफ में यानी चाल में वर्टिकल्स या नियरली वर्टिकल होल को ड्रिल करना और उसमें स्टील बोल्ट को फिक्स करना इस तरीके से कि जो हमारा रूफ बोल्ट है वो स्टार्टर को पकड़कर इमीडिएट रूफ को सपोर्ट करे। तो ये जो टर्म है ना रूफ बोल्टिंग, इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूफ बोल्टिंग का मतलब हो गया कि रूफ में वर्टिकल या नियरली वर्टिकल होल ड्रिल करना, उसमें स्टील बोल्ट इस तरह से फिक्स करना कि जो बोल्ट है वो स्टार्टर को पकड़ के रखे और सपोर्ट इमीडिएट रूफ को करे। ये पूरा जो टर्म है रूफ बोल्टिंग इसी के लिए होता है। द बोल्टेड रूफ स्टार्टर बिहेव एज वन थिक बीम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग नॉट ओनली देयर ओन वेट बट द वेट ऑफ स्टार्टर अबव। बोला गया है कि जो बोल्टेड रूफ स्टार्टर है यानी जिसमें हम लोग बोल्टिंग कर दिए हैं, एक तरह का बीम के रूप भी कार्य करता है, जो कि ना सिर्फ अपना वजन को सपोर्ट करता है बल्कि उसके ऊपर का जो भी वजन आ रहा है स्टार्टर पे उसको भी ये सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये भी समझ में आ रहा है ये बीम थ्योरी पे ये काम करता है। इधर दिया हुआ है कि नहीं, बीम थ्योरी एक्सटेंशन थ्योरी कुछ भी नहीं दिया, अच्छा दिया है, इधर दिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बोल्ट बस नाम डाल लीजिए, स्लॉट एंड वेज बोल्ट होता है, उसके बाद एक्सपेंशन सेल टाइप बोल्ट भी होता है। ठीक है, बस ये नाम जान लीजिए। और यहाँ पे जो मेन आपको जानना है वो है प्रिंसिपल लॉ एक्शन ऑफ रूफ बोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आता है रूफ बोल्ट से कि कौन कौन से थ्योरीज हैं जो जिसपे रूफ बोल्ट जो है काम करता है। एक्शन ऑफ रूफ बोल्ट के लिए कौन सा थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन उसका करता है। तो 3 थ्योरी है, बीम थ्योरी, कीस्टोन थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी। बीम थ्योरी जस्ट अभी पढ़े ही थे कि जितना भी चाल में लेयर्स होता है उस सबको बांध देता है रूफ बोल्ट और सबको एक बीम की तरह टांग के रखता है, जिससे ना सिर्फ वो अपना वजन को
होल्ड कर पाते हैं, बल्कि उसके ऊपर के जो भी स्टार्टा है उसका वजन को भी ये लोग संभाल लेते हैं। इस थ्योरी, ये जो एक्शन ऑफ बोल्ट को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको बोलेंगे बीम थ्योरी। कीस्टोन थ्योरी अलग है, यहाँ पे लिखा भी नहीं हमको लगता है। कीस्टोन थ्योरी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर रूफ में कई सारे क्रैक्स होते हैं, कई सारे पार्ट होते हैं, तो जो अपना बोल्ट होता है क्रैक्स को क्या करता है, उससे गुजरता है, उसको सील एक तरह से पकड़ के रखता है, तो इसको बोलते हैं कीस्टोन थ्योरी। सस्पेंशन थ्योरी क्या होता है, कि सस्पेंशन थ्योरी में क्या होता है कि जो अपना रूफ रहता है, ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल से ही समझाते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये जो रूफ बोल्ट का ये जो सिरा है ये यहाँ पे पहुंचा है तीनों का, और ये वाला जो स्टार्टर है ना वो मजबूत है, ये वाला ढीला है, ये गिर जाएगा। सस्पेंशन थ्योरी बोलता है कि रूफ बोल्ट जो है कई लेयर्स में जा गुजरते हैं, और फिर ये क्या करते हैं कि जो नीचे झुकने वाले जो लेयर्स हैं, सस्पेंड होने वाले जो लेयर, ढीला जो लेयर है उसको पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, क्योंकि इसका जो एक सिरा होता है मजबूत वाला लेयर में होता है, तो ये जो इसमें इसका एंड यहीं पे फिक्स रहता है, और इससे ये जो पूरा जो स्टार्टा है इसको टांग के रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं सस्पेंशन थ्योरी। ये सस्पेंशन थ्योरी बताता है कि जो वीक स्टार्टा है ना, इसको स्ट्रॉन्ग स्टार्टा से एक तरह से हैंग करके रखता है, सस्पेंड करके रखता है, इसलिए सस्पेंशन थ्योरी। कई सारे लेयर्स है, सबको बांध के एक तरह का बीम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए बीम थ्योरी। और कई सारे इसमें क्रैक्स वगैरह रहते हैं जिसको बांध के, ठीक है, फर्दर जो है मूवमेंट जो है क्रैक्स वाले जो पार्ट होते हैं रूफ के करने नहीं देता, तो उसको वो एक्सप्लेन करता है, उसको बोलते हैं कीस्टोन थ्योरी। ठीक है, लिखा वो भी है कि द बीम थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रूफ बोल्ट असिस्ट इन ज्वाइनिंग टुगेदर द रॉक्स बेड थ्रू विच द बोल्ट passes. The joint beds form a sort of thick beam which supports the weight of the strata above. ठीक है, यही बोला गया है कि जब रूफ बोल्ट कई सारे लेयर से गुजरता है, कई सारे बेड से गुजरता है, तो सबको बांध देता है एक साथ, जिससे वो एक सॉर्ट ऑफ बीम, एक मोटा बीम की तरह बिहेव करता है, जो कि अपनी ऊपर का जो स्टार्टा का जो वजन है उसको भी ये होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल बोला गया है, इफ अ सिंगल वुडन प्लैंक से 6 mm thick 6 mm long is supported at two ends, it will bend considerably in the middle under their own weight and even may break. But if several of such planks clamp and bolted together, the composite beam so formed will much stronger than single plank. सिंपल सा बात है, ये माइनिंग के हिसाब से समझा है, आपको ऐसे ही समझ सकते हो। कहानी सुने ना, वो बहुत सारा डंडा वाला रहता है, बुढ़ा रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बोलता है कि कई सारे डंडा, आप सबको एक एक डंडा लेके आइए, और फिर बोलता है सबको तोड़ दीजिए, तो सब एक एक करके डंडा तोड़ देते हैं। फिर बोलता है कि सारे डंडों को एक साथ जोड़ के अब तोड़ने की तोड़ने की कोशिश कीजिए, तो कोई नहीं तोड़ पाता। एक तरह से बोल सकते हैं कि इकट्ठा में क्या ज्यादा पावर होता है। तो वही चीज बीम बताता है कि बीम क्या है, कई सारे लेयर्स को बांध देता है ना, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, बीम इफेक्ट बोल सकते हैं। इससे वो क्या होता है कि ऊपर का जो वजन है उसको आराम से होल्ड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि फॉर डिफिशिएंट रूफ बोल्ट्स insufficient number should be fixed immediately above after the roof exposed immediately after loading of the coin advancing over the roof bolts are not very successful in watery holes as the grip bolts may reduce. Roof bolts are not successful in watery holes as the grip bolts reduces. रूफ बोल्ट जो है ना वो पानी वाले होल्स में सक्सेसफुल नहीं माने जाते हैं, क्योंकि बोल्ट का जो ग्रिप है पानी वाले होल्स में रिड्यूस हो जाता है, क्षमता जो है कम हो जाता है। स्पेशली अगर हम लोग सीमेंट कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो क्षमता तो बिल्कुल ही घट जाता है। हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं रेजिन कैप्सूल में तो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर उस समय का बुक था, उस समय में भी रेजिन कैप्सूल इतना नहीं प्रचलन में होगा, हिसाब से लिखा हुआ कि वाटरी होल्स में जो ग्रिप होता है बोल्ट का वो नहीं रहता। सर थोड़ा इसकी वो क्या बोलते हैं हेलो। हाँ बोलिए ना। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सर सुनाइए। लोड बियरिंग कैपेसिटी सर एक बार बता दीजिए। हेलो। हाँ हाँ आ रही है आवाज? हेलो हाँ, आ रही है। सर, लोड बेयरिंग ये कैपेसिटी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी सर इसकी कैपेसिटी एक बार बता दीजिए रूफ बोल्ट की, मतलब रेजिन कैप्सूल में और सीमेंट कैप्सूल में। वो बता देंगे हम, उसको हमको बताना है। ठीक है, हम पहले जो जो चीजें उसको बता रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ हमको डिस्कस करेंगे ना, एक पहले सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी रीजन कैप्सूल सीमेंट कैप्सूल आए नहीं है, जब उस समय आएंगे ना तो फिर अच्छे से बता देंगे, बता सकते हैं, पर क्या है कि सीक्वेंस फिर क्या मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो ये चीज है कि रू ठीक है बोल्ट सर, उस समय बता दीजिए। रू बोल्ट सक्सेसफुल नहीं है वाटरी होल्स में, क्योंकि उनका ग्रिप जो है वो कम हो जाता है। ड्यूरिंग रू बोल्टिंग इंस्टेंट ऑफ अ प्लेट गर्डर और बार में बी यूज टू सपोर्ट द रूफ, द गर्डर बार प्रोवाइड सपोर्ट टू क्रैक और स्लिपर। कुछ भी सही, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एडवांटेजेस है रू बोल्टिंग के, वो थोड़ा सा देख लीजिए। सिंपल टू अप्लाई, बहुत ही सिंपल यूज करने का, इजी टू मैकेनाइज एंड मॉडरेट चीप। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ता होता है, मतलब मॉडरेटली चीप होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है, पर ठीक है। मैकेनाइज आराम से इसको मशीनीकृत कर सकते हैं, इजीली आप लगा सकते हैं, ठीक है। और मैन पावर रिक्वायर्ड, जो भी मैन पावर आपको चाहिए रहता है सपोर्ट को करने के लिए, वो भी कम होता है। उसके अलावा बोला गया कि इट गिव्स अ ग्रेटर हेडरूम एंड क्लियरेंस इन द रोडवे। एक तरह से बोल सकते हैं कि रोडवे में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देता है, रास्ता कोई बाधित नहीं करता है। अनलाइक प्रॉप अगर ज्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो आपका रास्ता बाधित हो सकता है, पर ये जो रू बोल्ट होता है वो आपका रास्ता में एक तरह से बोल सकते हैं क्लियरेंस बहुत ज्यादा इसमें देता है। आराम से मशीन को आप मनूवर कर सकते हैं, मतलब इधर घुमा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, मतलब ठीक है, अच्छे से चला सकते हैं। तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आपको क्लियरेंस मिलता है रास्ता में। दूसरा एक और फायदा है कि ऑफर्स रिलीज रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो। अब हवा में भी कम रेजिस्टेंस होगा, कोई अब रास्ता में बाधा नहीं है तो हवा का भी बाधा यहाँ कम होगा। ये भी बोल सकते हैं कि लीस्ट रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो भी होता है। फिर है कि द हजार्ड ड्यू टू एक्सीडेंटल डिसलॉजमेंट ऑफ कन्वेंशन सपोर्ट बिकॉज बाय डिरेल्टास ब्लास्टिंग इटीसी आर रिड्यूस। जो जो घटनाएं हो सकती थी, जो हजार्ड हो सकता था, पुराने टाइप के सपोर्ट इस्तेमाल करते थे और उसमें मान के चलिए कोई टब्स वगैरह डीरेल हो गया, या फिर ब्लास्टिंग से कोई प्रॉप जो है वो गिर गया, या जो टब्स था वो डीरेल होके प्रॉप को मार दिया और सारा प्रॉप जो है गिर गया। तो ये सब जो घटनाएं हो सकती थी वो रूफ बोल्ट के आ जाने से नहीं होती हैं। इसके हिसाब से क्या हुआ, ये ज्यादा सेफ्टी प्रदान करता है, लेस एक्सीडेंट ड्यू टू रूफ फॉल इसमें होता है। और साथ ही साथ ये फायर प्रूफ भी होते हैं, ये भी अच्छा बात है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी सपोर्ट मटेरियल्स इन्वॉल्व इन सपोर्ट आर लिमिटेड। अभी क्या है कि प्रॉप वगैरह, जो कॉक्स वगैरह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, हैंडलिंग होता है, वो काफी बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि ज्यादा हैवी होता है। पर इस तरह का हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है काफी इसमें इजी होता है। स्टोरेज स्पेस रिक्वायर स्मॉल, मतलब जो भी आपको रखना है, रखने का जो जगह चाहिए रूफ बोल्ट का, जो भी सामान जो रूफ बोल्ट में लगता है वो काफी कम जगह घेरता है। वहीं अगर आप प्रॉप स्लीपर सोच लीजिए अगर रखते हैं तो उसको ज्यादा जगह चाहिए उसको रखने के लिए सपोर्ट को। द पोर्टरिंग एंड्स ऑफ द रूफ बोल्ट कैन बी यूज्ड टू सस्पेंड वाटर एयर पाइप्स एंड द केबल्स। जो भी रूफ बोल्ट है उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि पाइप्स वगैरह, केबल्स वगैरह को होल्ड करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है, एक सेकेंड, द स्टेबिलिटी ऑफ सपोर्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ फ्लोर एंड दिस इज कंसिडर्ड एडवांटेज ऑफ, ठीक है। वेयर एक्सकवेशन आर वाइड ओपन स्टॉप इन मेटल माइंस पिट बॉटम बोल्डिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। बोल्ट्स कैन बी यूज्ड टू सिक्योर साइड इन हेडिंग एंड सिंकिंग पिट्स। देखिए यहाँ पे भी बोला गया है कि बोल्टिंग को ना आप साइड में भी कर सकते हैं। बोल्ट कैन बी यूज्ड टू सिक्योर साइड्स इन हेडिंग एंड सिंकिंग पिट्स, ठीक है। मतलब सिंकिंग शाफ्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड्स में। और साथ ही साथ जो फेस होता है, फेस के साइड्स में भी, फेस के साइड मतलब मान लीजिए कोई रास्ता है, हेडिंग है, उसके साइड में अगर कोई साइड खराब हो गया तो वहां भी आप बोल्टिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका फायदा ही है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान नंबर 1, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल, सभी केसेस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट गिव्स नो वार्निंग, वैसे तो ये वैसा कुछ भी है नहीं। वाटरी वाला बोला है ना, वहां पे नहीं कर सकते, पर अब रेजिन कैप्सूल है तो कर सकते हैं, पर लिखा हुआ वॉल्यूम 1 में तो फिर चलिए मान लेते हैं। बोला गया कि सबसे मेन जिसका डिसएडवांटेज है ना कि नो वार्निंग ऑफ इम्पीडिंग फेलियर, मतलब अगर रूफ गिरने वाला है, छत ज्यादा वजन आ गया तो कोई आपको वार्निंग नहीं मिलता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि दे आर नॉट रिकवरेबल। मोस्ट ऑफ द रूफ बोल्ट्स आर नॉट रिकवरेबल, मतलब ज्यादातर जो रूफ बोल्ट्स होते हैं ना वो आप रिकवर नहीं कर सकते। प्रॉप वगैरह क्या है कि आप एक बार सर निकाल के दूसरी जगह यूज कर लिए, स्टील प्रॉप निकाल के यूज कर लिए, कॉग निकाल के यूज कर लिए, पर रूफ बोल्ट निकलेगा ही नहीं, तो फिर यूज का तो बात ही हो सकती है नहीं है। कुछ कुछ टाइप के रूफ बोल्ट है जिसको रिकवरेबल किया जा सर वहाँ पे अगर बियरिंग प्लेट और बूम वॉशर ये सब यूज करते हैं तो वो तो इंडिकेट करता है ना सर कि टेढ़ा होके वो बूम वॉशर पचक जाता है, तो फिर उससे पता चलता है कि आपका रूफ का प्रेशर ज्यादा आया है करके। वो आजकल पता चल रहा है, क्योंकि आजकल सर्कुलर 2014-2000 आया था। आजकल जो वॉशर और जो प्लेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो डोम शेप का कर रहे सीरर हैं। पिन पहले टूट जाता है, सीरर पिन जो टूटता है, फिर बूम वॉशर चपटा हो जाता है, फिर बियरिंग प्लेट पे प्रेशर आ जाता है तो बियरिंग प्लेट टेढ़ा हो जाता है। पिन नहीं फूटता है। देखिए पहले का रूफ बोल्ट आता था ना, वो क्या होता था, एकदम फ्लैट आता था,
हाँ ये हाँ फ्लैट के बेसिस पे लिखा हुआ है, और यही आपको भी लिखना है एग्जाम में, क्योंकि अभी भी फ्लैट कई सारे में होता है, बल्कि रेगुलर तो आ गया है कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर अभी ये इसीलिए अब अभी भी उसी तरह का नियम फॉलो हो रहा है, इसलिए आप इसको ऐसे ही याद कीजिए। अब पहले इस तरह जैसे लिखा है सर, का, अब आजकल जो रूप बोल्ट आता है ना वैसे इट नहीं कैन आता। आजकल का रूप बोल्ट जो आता है ना वो कुछ इस तरह से आता है, डोम शिफ्ट। ठीक है। डोम शेप इसको बोलते हैं बेरिंग प्लेट, पहले नहीं आता था तो इंडिकेशन नहीं देता था, इसलिए वहां लिखा हुआ है कि नो पानिंग ऑफ इम्पेडिंग फेलियर, उसके हिसाब से सर बताया आज ये तो। कह रहा था, जैसे लिखा है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑन केसेस, तो सर कहाँ कहाँ अप्लाइड नहीं होगा सर? वाटरी वाला जगह पे बोल दिया है ना, अभी जस्ट बोला कि वाटरी होल में एक्सेस सक्सेसफुल नहीं लेकिन होता है। सर मतलब कंट्री वाले इलाके में भी तो सर करते हैं सर। कर लेते हैं बोले ठीक कोरोजन होगा, ग्रिपिंग प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपको तो हम बताएं कि जो अभी है ना रूप बोल्ट लगभग सभी केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये उस समय का बुक है, उसमें लिखा हुआ था कि ये सभी केसेस में अप्लाई नहीं हो सकता है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है उस समय जब पानी वाला कुछ होता था ना तो सीमेंट कैप्सूल ही इस्तेमाल होता था, रेन कैप्सूल ही इस्तेमाल होता था, तो ये भी उसके हिसाब से लिखा है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल केसेस, ठीक है, इसलिए बोला गया यहाँ पे। लेकिन लगभग अभी लगभग सभी केसेस में रूप बोल्टिंग हम लोग कर ही देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? वैसे डिप्लेयरिंग के टाइम में भी हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रूफ बोल्टिंग, क्योंकि हमको वहाँ का रूफ जो है गिराना रहता है कि नहीं, तो वहां भी सर इस्तेमाल ये प्रॉप ही इस्तेमाल ये करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हाँ बोलिए। सर हॉल का, सर रूफ बोल्ट जब हॉल करते हैं तो उसका इंक्लिनेशन होता है क्या सर कुछ? जनरली वर्टिकल ही रखते हैं, ठीक है, वर्टिकल बोला 80 से 90 डिग्री हर माइंस का होगा, और जितना 90 डिग्री रहे उतना बेटर है, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। अब आप मैनुअली करें तो उतना तो नहीं संभव हो पाएगा, है कि नहीं कोई आदमी। ऐसी खास पेनल्टी दिया है सर, कोई अगर कोई बुक में? अगर 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 मान के चलिए मशीन है बहुत सारा, तो वो 90 डिग्री के आसपास लगभग कर सकता है। अब आदमी तो थोड़ी ना आदमी पूरा 90 डिग्री कर पाएगा, आदमी अगर मैनुअली अगर आप मान लीजिए सपोर्ट लगा रहे हैं, मुझे सर्कुलर भी आ गया था एक कि मैनुअली सपोर्ट हटा देना है, ठीक है, सर्कुलर डीजीएस निकाला था, मेरे कुछ एक्सीडेंट हो गया था सपोर्ट करते करते, तो बोला है कि मैनुअली आप सीधा हटा ही दीजिए सपोर्ट करना, ठीक है, या तो हाइड्रोलिक वाला आता है सपोर्ट करने वाला उसको कर लीजिए, या फिर नहीं फिर तो आपका यूडीएम है ही है, ठीक है, यूडीएम सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है ना, यूडीएम सपोर्ट के लिए होल कर देगा आपका, वो कर देगा, क्वाड बोल्टर कर लीजिए इस्तेमाल, या एक तरह से मैनुअल जो है रूफ बोल्टिंग जो है मैनुअल जा रहा है, हो रहा है, ठीक है। इसको आइए एप्लीकेशन ऑफ फ्लोर बोल्टिंग में आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोर बोल्टिंग, यहाँ पे बोला गया है कि फ्लोर बोल्टिंग एक नया टर्म सुन रहे होंगे, फ्लोर बोल्टिंग अक्सर होता नहीं है, पहली बार सुन रहे सर। फ्लोर बोल्टिंग भी हो सकता है। बोला गया है कि इन मेनी रोडवे सपोर्टेड बाय कन्वेंशनल मेथड having of the floor is of such magnitude that the roadway is completely disrupted, the erection of conventional support may promote such floor having some cases because the roof weight is transmitted to the floor enough through the probes or arches, and these then pierce the floor, breaking it up and setting it free to move. Floor bolting is like roof bolting, has its object the formation of a strong compound beam of a clamped floor beds which will strong enough to resist the lifting force acting upon it. कहने का मतलब है हीविंग को रोकने के लिए, हीविंग पता है, हीविंग पता है ना जी, यस सर, फ्लोर रूफ प्रेशर रूफ ऊपर। ठीक फ्लोर है, के ऊपर पड़ता है। फ्लोर इस तरह से उठ जाता है ना, तो बोला गया है कि अगर आपको लग रहा है कि हीविंग हो सकता है तो वहां पे आप सीधा बोल्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, उससे क्या होगा, एक तरह का बोला एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बीम बन जाएगा, बहुत सारे लेयर्स होगा ना तो फ्लोर सर में। बोल्टिंग कर देंगे तो सर वो तो और मतलब तो वहां पे मशीन वशीन सर क्या वो क्राउलर माउंटेड ही चल पाएंगे सर? मशीन उधर चलाना ही नहीं है, फिर इसका फ्लोर बोल्टिंग हर जगह नहीं कर सकते ना, थोड़ी ना कि मेन रास्ता पे जहाँ पे मशीन चलता है वहां कर दीजिएगा, तो दूसरा रास्ता में ही आपको करना पड़ेगा जहाँ आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। तो वहाँ स्टोरिंग नहीं कर देंगे जब मशीनें नहीं चलाना है तो? मशीन क्या बोले? जब मशीन नहीं चलाना है तो स्टोरिंग कर सकते हैं ना? अब मान के चलिए कोई रास्ता है, ठीक है, अब ये फेज जो है बहुत लंबा आगे बढ़ गया है, अब मशीन यहीं से इधर से ही लोडिंग कर रही है,
ठीक है, ये बहुत पीछे का रास्ता है, यहाँ पे आपको दिखने लगा हीप का प्रॉब्लम, तो यहाँ बोल्टिंग क्या नहीं कर सकते। बोर्डिंग कर में तो इस तरह से जगह रहता है ना, इस तरह से कहीं से भी जा सकता है मशीन, वापस अगर जाना होगा तो। बहुत लंबा फेस मेरा चल गया है, लेकिन अब देख रहे हैं कि इधर वाला वीविंग का थोड़ा टेंडेंसी आ रहा है, इधर बोल्टिंग कर दीजिए, मशीन तो यहीं तक इसका एंकरिंग होगा।